अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन के बगैर, न्यूट्रिशन के बगैर, डाइजेशन के बगैर, एक्सक्रीशन के बगैर, होम्योस्टेसिस के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इसमें से उसकी ज़िंदगी का कोई एक भी प्रोसेस प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा तो वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा जो है वो लाइफ का प्रोसेस है जिससे इटसेल्फ उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, अगर उस पर्टिकुलर स्पीशी के तमाम ही मेंबर्स रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली वो स्पीशी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो पार्टिसिपेट करता है वो स्पीशी को गो थ्रू करवाने में पार्टिसिपेट करता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन कि डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की है क्या। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, कि अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी एंड मेंटेनेंस ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जब से जो स्पीशी बना दी गई वो स्पीशी अब तक वैसे ही दुनिया में कमोबेश वैसे ही उसी तरीके से ही मौजूद है। एवोल्यूशन हो रही है, बिल्कुल अपनी जगह हो रही है, लेकिन रिप्रोडक्शन अपनी जगह प्रॉपरली काम कर रही है और वो स्पीशी जो कि आज तक रिप्रोड्यूस हो रही है वो आगे गो थ्रू हो रही है। उन स्पीशीज जिन्होंने रिप्रोड्यूस करना छोड़ दिया किसी भी वजह से, या तो वो इंडेंजर स्पीशीज का पार्ट बन गई हैं अब, या उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि इंडेंजर के बाद एक्सटिंक्ट हो चुकी। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है कि अपनी स्पीशी को जो है वो आगे कंटिन्यू रखा जाए, अपने कैरेक्टर्स को, अपने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रेवल करवाया जाए, ट्रांसफर किया जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी और उसकी वजह से वो स्पीशी दुनिया में हमें मजीद नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं पर्पसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन के पर्पसेस क्या हैं? अभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि रिप्रोडक्शन की पर्पसेस क्या हैं, कि अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, अपने जेनेटिक मटेरियल को आगे ट्रांसफर करना, अपनी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना, और इसके अलावा जो है अपने स्पीशी के मेंबर्स को आगे मजीद बढ़ाना। ठीक है, जैसे आप देखें कि दुनिया में इनिशियली ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत कम थे, लेकिन आप देखें बहुत आबादी बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है। उसके मुकाबले में बाकी एनिमल्स की बात कर लें, प्लांट्स की बात कर लें, तो वहाँ उनकी स्पीशी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चली गई है, क्योंकि उनको शायद फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, और साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कि वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ रहे हैं किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। तो पर्पस यही है कि बेसिकली अपनी स्पीशी को, अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपनी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते चले जाना और अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाते चले जाना। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए की मीनिंग क्या होते हैं? विदाउट। तो विदाउट सेक्स। सेक्स की मीनिंग आते हैं बायोलॉजी में, उसका मतलब होता है जेंडर, एंड जेंडर इज ऑलवेज डील विद गैमेट्स। तो गैमेट्स के विदाउट अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां गैमेट्स इन्वॉल्व हैं ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जरा सा इनको कंपेयर कर लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा कि बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। हमें यहाँ पे ये नहीं है कि जो है वो मेल पेरेंट भी चाहिए एंड फीमेल पेरेंट भी चाहिए, फिर उनके गैमेट्स भी चाहिए। नो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और वो ही पेरेंट जो है वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस कर देगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स यानी वन मेल एंड अनदर वन इज फीमेल, और फिर वो उनके जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो
सॉरी उनके गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और उसका ये प्रोसेस गो थ्रू होते हैं। हाँ, हर्माफ्रोडाइट की हम बात कर सकते हैं कि हर्माफ्रोडाइट जो है वो एक ही पेरेंट है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट अ टाइम मौजूद है। वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादातर जो है वो अपोजिट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना अपना, यानी एक बिहेव करेगा एज मेल और एक बिहेव करता है एज फीमेल। नॉट नेसेसरी एक भी काम कर सकता है, लेकिन अमूमन दो डिफरेंट पेरेंट वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2, यहाँ पे क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, विदाउट गैमेट रिप्रोडक्शन होगी, इसीलिए नो नीड ऑफ गैमेट्स। और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे गैमेट्स तो इन्वॉल्व होंगे। मेल गैमेट अगर हम क्या कहते हैं एनिमल्स के हवाले से कह लें तो स्पर्म, और फीमेल, और अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवा या एग। इसी तरह अगर हम प्लांट्स के हवाले से बात करें तो मेल गैमेट एंथ्रीडिया एंड फीमेल गैमेट आर्चिगोनिया या ओगोनिया। नेक्स्ट, यहाँ पे जो प्रोजेनी है यानी नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी दैट इज आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट, बिल्कुल 100% कॉपी होगी, आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस होगी। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन होगी ही नहीं। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेनी इज वेरिएटेड। अब आप देख लें, हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। अगर हम अपने पेरेंट्स के हम अगर 2 सिबलिंग्स हैं या हम 3 सिबलिंग्स हैं तो हम सबके सब सिमिलर नहीं हैं। ना हम एग्जैक्टली अपने फादर जैसे हैं, ना एग्जैक्टली मदर जैसे हैं, ना हम एग्जैक्टली तीनों के तीनों सिबलिंग एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएशन आती है। क्यों? क्योंकि हमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो इसीलिए यहाँ प्रोजेनी इज वेरिएटेड एंड यहाँ पे प्रोजेनी इज आइडेंटिकल। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा, क्योंकि जाहिर है वो एक जो सिंपल फर्टिलाइजेशन का तो प्रोसेस हो नहीं रहा। यहाँ पे एक सिंपल जो पेरेंट सेल डिवाइड होता चला गया तो वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, और डिवाइड होके जो है वो नेक्स्ट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन यहाँ पे फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मियोसिस होगा, और मियोसिस में ही बेसिकली ये राज छुपा हुआ है वेरिएशन का। क्यों? क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, और इसी क्रॉसिंग ओवर के ही नतीजे में मियोसिस के जरिए जो है वो गैमेट बनेंगे, एंड देन इसके बाद जो है वो उनकी मेटिंग होगी, और मेटिंग के बाद कंटिन्यूअसली जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस के जरिए एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो के बाद वो डेवलपमेंट के एम्ब्रियोलॉजी के फर्दर प्रोसेसेस कंटिन्यू होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी काइंड्स हैं, जैसे बर्डिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है, और पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, बहुत सारे इसकी जो है वो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोई इसकी टाइप नहीं है, ना प्लांट्स में ना एनिमल्स में, एक ही प्रोसेस है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एंड गैमेट्स कैसे होने चाहिए? हैप्लॉइड गैमेट्स होने चाहिए। उन हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन होना, फिर जाइगोट बनना, और फिर इसके बाद प्रोसेस का गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये कि बहुत जल्दी हमें जनरेशन मिलती है। एक पेरेंट एट अ टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो अपनी कंप्लीट जो है वो स्पीशी हमें डेवलप करके दे देगा। जैसे हम बैक्टीरिया की बात कर लें, जैसे हम अपनी बॉडी में जाने वाले किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन की बात कर लें कि अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो बहुत तेजी से रैपिडली जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से रिप्रोड्यूस हो जाता है, और बहुत जल्दी जो है वो हमारी बॉडी में ग्रोन अप हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका? दूसरा एडवांटेज ये है कि आइडेंटिकल कॉपी मिलेगी। जिस तरह की कैरेक्टर पेरेंट्स में है वैसे ही कैरेक्टर हमें इसकी स्पीशी में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज की उसमें कह सकते हैं हम, डिसएडवांटेज की सूरत में हम कह सकते हैं कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो प्लांट में इस तरह का प्रोसेस करवा रहे थे कि हमें फायदा हो, लेकिन यहाँ फायदे के बजाय उल्टा क्या हो गया? नुकसान हो गया। कि बेसिकली हम कोई प्लांट को ग्रो करवा रहे थे और उस प्लांट में ग्रोथ में ऑलरेडी वायरस मौजूद था, हमें नहीं पता था, हमने उसकी ग्रोथ करवाई और वो नई प्रोड्यूस होने वाले काफ़ी नए सारे प्लांट्स में सबके अंदर वो वायरस अब अवेलेबल होगा। तो ये हमारे लिए बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी वाली बात बन जाती है। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे वेरिएशन है।
वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि कभी भी जेनेटिक बीमारियां हो या फिर कोई और इस तरह की बीमारियां हो या जेनेटिक कैरेक्टर्स ऐसे हों जो कि खराब हो, बीमार हो, ऑटोमेटिकली नेचर सेलेक्ट द बेस्ट वन। तो जो बेस्ट वन है सिर्फ वही सेलेक्ट होकर आगे जाएंगे और अक्सर जेनेटिक कैरेक्टर्स जो कि जेनेटिक बीमारियों को लेके आगे चलते हैं वो कैरेक्टर जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं अनटिल अनलेस कि हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएशन अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कजन मैरिजेस की बात कर ले तो वहां पे मसला ही यही होता है कि वेरिएटेड कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते क्योंकि बोथ पेरेंट्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली। तो ये एक इशू आ जाता है कि अगर दोनों पेरेंट्स सेम फैमिली से हैं, कजन्स हैं, तो जाहिर है न्यू कैरेक्टर्स हमारे पास नहीं है और न्यू कैरेक्टर्स नहीं है तो वेरिएशन नहीं आ सकती और फिर जो बीमारियां हैं, जो बुरे कैरेक्टर्स हैं, जो बीमार जीन्स हैं वो रिपीटेडली रिपीट होते चले जाएंगे और उसके इफेक्ट्स वर्स्ट होते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है वो जब कभी बीमारियां बहुत ज्यादा हों तो फिर कजन मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए। तो एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली हम इसको एडवांटेज के तौर पे ले सकते हैं कि अगर जो है वो पेरेंट्स डिफरेंट फैमिलीज से हैं तो वेरिएशन जो है वो होगी और प्रोजेनी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगी और वो आगे मजीद कैरेक्टर्स को गो थ्रू नहीं करवाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेरेंट थैलेसीमिक पेशेंट है और दूसरे बिल्कुल नॉर्मल है तो नेक्स्ट जनरेशन में थैलेसीमिया जो है वो मेजर तौर पे जाने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। हाँ, अगर मदर है तो उनकी बेटी जो है वो कैरियर जरूर बन सकती है लेकिन 100% वो बीमारी आगे ट्रांसफर होने का चांस नहीं है। तो ये तो एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, खासतौर पे कौन सी वाली रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं, एक तो है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो हम जल्दी से नेचुरल वाले को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेचुरल के बारे में पहली एग्जांपल हमने दी स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन को अपने बहुत डिटेल में फर्स्ट ईयर में बहुत सारे एग्जांपल्स में पढ़ा था कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको फंजाई की एग्जांपल से समझाती हूँ कि फंजाई में आपने देखा था कि हमारे पास होता है स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियोफोर के अपर वाला एरिया जो है वो कहलाता है स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में इनिशियली डिप्लॉयड स्पोर्स अवेलेबल होते हैं। फिर उन डिप्लॉयड स्पोर्स में होता है प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और आपको पता है कि मियोसिस क्या है, मियोसिस आप सबको पता है कि मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n से हो जाते हैं n, दैट इज हैप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड। और फिर वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हद से ज्यादा, जब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो जो है वो स्पोरेंजियम को बर्स्ट कर देंगे और वहां से स्पोर फैल जाएंगे और फैलने के बाद जब वो जहां पे कहीं दूसरी जगह पे जाके ग्रो करके एक न्यू कंप्लीट हमें फंजाई ग्रो करके दे देंगे। ये प्रोसेस हम एलजी में भी देखेंगे, फंजाई में भी देखेंगे और सेम यही प्रोसेस हम प्लांट्स में भी देखेंगे। हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में फर्न की लाइफ साइकिल भी पढ़ी थी। फर्न के अलावा हमने और भी बहुत सारी लाइफ साइकिल्स पढ़ी थी, उन सब में हमने यही एग्जाम्पल देखी थी कि बेसिकली स्पोरोफाइटिक जनरेशन में स्पोर्स बनते थे और वो स्पोर्स बर्स्ट होके, हैप्लॉइड स्पोर्स बर्स्ट होके जमीन में जाके जर्मिनेट हो जाते थे और एक न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म कर देते थे, प्रोड्यूस कर देते थे, वो कहलाता था स्पोरुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नाम से ही जाहिर है प्लांट की बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट। तो अगर आप वेजिटेटिव पार्ट की बात करेंगे तो वो पार्ट जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन यहाँ वो पार्टिसिपेट कर रहा है। वेजिटेटिव पार्ट प्लांट में क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये इनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट्स में नेचुरली एबिलिटी दे दी गई है, नेचर ने उनको एबिलिटी दी है कि वो नेचुरली जो है वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद जो है वो कंप्लीट न्यू प्लांट हमें प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनियन, पोटैटो, मिंट, जिंजर, रोज, ब्रायोफाइलम लीव्स और क्या कहते हैं कोलोकेशिया, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम यही देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम जो कि पार्ट ऑफ स्टेम है, स्टेम इज अ वेजिटेटिव पार्ट। ये वेजिटेटिव पार्ट जो है वो जमीन के अंदर ग्रो करेगा और वो ग्रो करने के बाद पूरा कंप्लीट न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। इस वक्त तो हमें वो एज बल्ब मिल रहा है, एज हम कहेंगे वेजिटेबल मिल रहा है, लेकिन अगर उसी बल्ब, उसी वेजिटेबल को, उसी वेजिटेटिव स्टेम को
या अंडरग्राउंड स्टेम को अगर हम जमीन में ग्रो कर दे तो कंप्लीट न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा। जैसे ब्रायोफाइलम के लीव्स हैं, उन ब्रायोफाइलम के लीव्स को अगर आप देखेंगे और अगर आप उनको कट कर देंगे तो इनके स्लाइसेस जो है वो कंप्लीट न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखते हैं। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि प्लांट आर टोटिपोटेंट, यानी इनके पास टोटल पोटेंशियल है और टोटल पोटेंशियल होने की वजह से ये कंप्लीटली ग्रो कर सकते हैं। ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाए, स्किन थोड़ी सी कट जाए और वो एक कंप्लीट एक न्यू इंडिविजुअल में कंप्लीट कन्वर्ट हो सकती है? नो। लेकिन प्लांट में हम ये देख रहे हैं कि वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कंप्लीट न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखता है। और यही चीज हमने पोटैटो में भी देखी, यही चीज हमने अनियन में भी देखी, यही चीज हमने मिंट लीव्स में भी देखी और मिंट का जो बेसिकली स्टेम है उसमें भी हमने यही देखी, रोज में भी देखी, क्रिसैंथेमम फ्लावर्स में देखी। बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स है जो नेचुरल वे में इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। थोड़ा सा अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 9 में हमने जो है वो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स की जो है वो लाइफ साइकिल पढ़ी थी। एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स की हमने जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि वहां पे जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी में मौजूद है ओव्यूल, ओव्यूल में मौजूद है एग। ये वाला पार्ट, ये क्या था? एग। यहां एग में फर्टिलाइजेशन हुई थी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही यहाँ पे जो है वो क्या हुआ था, जो कंप्लीट जो है वो पहले ये एग कन्वर्ट हो गया था इनटू, ये तो पहले ओव्यूल था और ये एग कन्वर्ट हो गया था इनटू सीड और ये ओवरी कन्वर्ट हो गई थी इनटू फ्रूट। और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर में गाइनोशियम का पार्ट। तो वहां हमने देखा था कि फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट है, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। और फिर मेल पार्ट ने भी पार्टिसिपेट किया, फीमेल पार्ट ने भी पार्टिसिपेट किया, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना एंड देन जो है वो फ्रूट बना। ये हमने नॉर्मल प्रोसेस देखा था। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है, यानी जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल के जो एग के सेल हैं ये डायरेक्टली खुद ही नेचुरली क्या हो रहे हैं, नेचुरली ये क्या फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, ये नेचुरली फ्यूज्ड हो रहे हैं। और इनके फ्यूज्ड होने के बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया और क्या बन गया, एपोमिक्सिस हो गया। यानी यहाँ पे इनके फ्यूजन के लिए किसी किस्म का कोई मेल पार्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, डायरेक्टली ये काम हो गया। दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये हम किस में देखते हैं, डैंडियन में देखते हैं। यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, ये सेंटर वाला पार्ट, ये डिप्लॉइड सेल बनाएगा और वो डिप्लॉइड सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मेल गैमेट नहीं आया, फीमेल गैमेट डायरेक्टली खुद ही फ्यूज। जी, तो क्या देखा हमने कि यहाँ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो गया, यानी ओव्यूल जो है वो डायरेक्टली ओव्यूल के अंदर मौजूद सेल जो है वो फ्यूज्ड हो गए। उनके फ्यूज्ड होने के बाद डिप्लॉइड सेल बना, एम्ब्रियो बना एंड एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ये एग्जांपल है किसकी, ये किसमें देखते हैं आप, डेंड्रियन में देखते हैं। और ये कौन सा है, एपोमिक्सिस है एंड इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Let's start artificial way of asexual reproduction in plants। कि प्लांट्स में asexually artificial किस तरीके से काम होता है। तो नंबर 1 कटिंग। कटिंग में हम क्या देखते हैं, कटिंग में हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी जो दरख्त मौजूद हैं हम उन्हीं की शाखों को कट करके उनको जमीन में जमीनेट कर देते हैं और जमीनेट होने के बाद हमारे पास एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, एक पूरा न्यू ट्री जो है वो ग्रो कर जाता है। ये एक इजीएस्ट वे है या आसान तरीका है, कटिंग के जरिए हम आराम से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं और करवाते हैं। ये हम देख चुके हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली सीड लें, उसको जमीन में डालें, जर्मिनेट करें, फिर डोरमेंसी खत्म हो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर टाइम भी सेफ हो जाता है और अच्छे तरीके से आराम से हमारे पास एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। अनदर वन इज
ग्राफ्टिंग के, फॉर एग्जांपल हवा से या किसी कुदरती आफत से या किसी और XYZ वजह से, या वैसे ही हमने किसी प्लांट को कट कर दिया था, लेटर ऑन हम उसी स्टेम और रूट्स के साथ कोई नया प्लांट अटैच करना चाह रहे हैं, तो हम ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी पहले से मौजूद लीव्स एंड रूट्स एंड स्टेम के लिमिटेड पार्ट के साथ नया पार्ट जो है वो अटैच करके यहाँ पे इसको हम कवर अप कर देते हैं फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, डिपेंड करते हैं कि क्या और कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये दोनों प्लांट कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्टिंग के जरिए जो है वो कैलिस बन जाता है, और ये ग्राफ्टिंग के जरिए कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में एक न्यू प्लांट जो है वो हमें ग्रो करके मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ये भी एक प्रोसेस है जो कि आर्टिफिशियली हम यूज करते हैं एज एसेक्सुअल मेथड। अब हम आगे जो है यूज देखने जा रहे हैं नंबर 3, टिश्यू कल्चर। ये हमने ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वो ये पढ़ लेंगे। टिश्यू कल्चर नाम से ही जाहिर है कि क्या करने जा रहे हैं, यानी हम फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हमने एक पॉट ले लिया टोमेटो का, टोमेटो के लिए हमने एक टोमेटो लिया, उस टोमेटो के स्लाइसेस कट कर दिए। अब हमने यहाँ पे मिट्टी और जो पूरा कंप्लीट फर्टिलाइजर और ये सब चीज़ों की ले लिया। इसके बाद हमने इन स्लाइस को यहाँ पे टोमेटो के रखे, फिर हमने यहाँ पे अगेन सॉइल और जो आपका जो है तमाम चीज़ें वो हमने डाली, और कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि यहाँ पे न्यू जो है वो प्लांटलेट ग्रो कर जाएगा, पनीरी ग्रो कर जाएगी। ये पनीरी कैसे ग्रो की? ऐसे ग्रो की कि ये जो हमारे पास स्लाइस ऑफ टोमेटो थे, इन्होंने बिहेव किया एज टिश्यू, और ये टिश्यू जो है वो कल्चर हो गया, और कल्चर होने के बाद एक न्यू प्लांट ग्रो कर गया विच इज कॉल्ड अप ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय टिश्यू कल्चरिंग। ये और इसकी ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है, इसके जरिए हम हाइब्रिडाइजेशन भी करवा सकते हैं, हीट्रोसिस भी करवा सकते हैं, यानी हम इसी ऑलरेडी मौजूद प्लांट के टिश्यू में न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा के और फिर उसको कल्चर करवा के हम एक न्यू और बेहतर वैरायटी जो है वो प्लांट की ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ये कि बेसिकली हम कोई भी सेल ले लें प्लांट का, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हमने रिमूव कर दी, फिर हमने उसके प्रोटोप्लाज्म वाले पार्ट में जो है उसको म्यूटेंट किया, जिसकी वजह से वो फ्यूज्ड हो गया। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो की, और पोटैटो से मिलते जुलते एक और प्लांट की। हमने क्या किया, इन दोनों प्लांट को लिया और इन दोनों प्लांट के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज्ड किया, ठीक है, और इसके बाद दोनों के कैरेक्टर्स फ्यूज्ड हो गए और इसके बाद एक बेहतर वैरायटी हमें मिल गई। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इन सबके? तो एडवांटेजेस ये हैं, नेचुरल के अलावा आर्टिफिशियल वाले की बात कर ले तो एडवांटेजेस ये हैं कि कम टाइम पीरियड में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से, और जो हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उन डिजायर्ड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा के हम एक जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो हो गया इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हमारा उसमें इंट्रोड्यूस किया गया न्यू कैरेक्टर जो है वो फेवरेबल ही हो। बाज़ दफ़ा हमारा न्यू कैरेक्टर जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो स्टेराइल प्लांट प्रोड्यूस कर देता है और वो हमारे लिए नुकसान भी हो जाता है। यानी हमने बहुत छोटे लेवल पे के पहले प्रोसेस करके देखा, हमारा प्रोसेस कामयाब हुआ, जब हमने उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और एक बड़े लेवल पे काम किया तो फॉर एग्जांपल एक मरतबा तो हमें जो है वो जनरेशन मिल गई और हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें वो जनरेशन नहीं मिली और वो स्टेराइल हो गई फॉर नेक्स्ट मेनी ईयर्स, तो हमारी वो पूरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी ज़ाया हो जाती है। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने रिप्रोडक्शन देखा क्या है, उसका पर्पसेस क्या है, टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके डिफरेंसेस हमने देख लिए, एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, फिर हम आ गए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में स्पोरुलेशन देखा, यानी स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमें कॉमनली नजर आता है मशरूम्स में, एल्गी में, बहुत सारे प्लांट्स में। इसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, यानी कोई भी वेजिटेटिव पार्ट यानी स्टेम, रूट और लीव्स में से कोई भी पार्ट जो है वो ग्रो करके कंप्लीट न्यू प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता था।
एपोमिक्सिस देखा और फिर इसके बाद हम आर्टिफिशियल वे में आ गए। आर्टिफिशियल वे तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली वे है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेटर ऑन हमने डिस्कस किया टिश्यू कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हमारी मुलाकात होगी विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।